नमस्कार दोस्तों। राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर समाजवादी पार्टी चलती है और लोहिया ने ही कहा था, जब सड़कें सूनी होती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। और यह नारा देने वाले और संसद से लेकर सड़क तक लोक चेतना की अलख जगाने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भारत में समाजवादी विचारधारा के जनक के रूप में भी देखा जाता है। और समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव जी हमारे साथ हैं। और आज के परिदृश्य में जब सारे संसाधन नीलाम किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशनों को बेचा जा रहा है, हवाई अड्डों को बेचा जा रहा है, ऐसे में सरकार के खिलाफ, या एक तरीके से कहा जाए सरकार के खिलाफ लोग लामबंद क्यों नहीं हो रहे हैं? मनोज जी, एक बड़ा सवाल है। आप लोग विपक्ष में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, आखिर सरकार मनमानी कर रही है और आप लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतर पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की इकलौती पार्टी है जो सड़क पे उतरती है लगातार। चाहे ये लॉकडाउन रहा हो, लॉकडाउन में हमें काम करने का समय रहा हो, जनता की मदद करने का रहा हो, इधर भी हम लगातार 2-3 आंदोलन कर चुके हैं। क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस है कि हम ज़्यादा भीड़ नहीं एकत्रित कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हम हो हल्ला नहीं कर सकते हैं। लाठियाँ खाने का काम, अपना सर फोड़वाने का काम जनता के लिए, अभी जो जेट और इसकी नेट की परीक्षा की बात थी, किस तरीके से समाजवादियों ने पूरे प्रदेश में, और हम पे हजारों मुकदमे लगा दिए गए, इसमें दो राय नहीं है। कोरोना काल में हम जब सड़क पे उतरे, हमने जनता की मदद की, तो पूरे प्रदेश में हजार मुकदमे दर्ज हैं कोरोना काल में नियम तोड़ने के। लेकिन हमने उन मुकदमों की परवाह नहीं की। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस का डर नहीं देखा और ना सरकार का डर देखा, हमने जनता की मदद की। तो ये बात मेरे ख्याल से थोड़ा सा, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि समाजवादी पार्टी सड़कों पे नहीं। हाँ, जिस समाजवादी पार्टी की और जिस तरह सड़कों पर आप बात कर रहे हैं, उस बात से मैं सहमति व्यक्त करता हूँ कि अभी शायद मेरे ख्याल से वो समय नहीं आया है। ये अनलॉक वाली बातें आए सामने, एक जीवन निश्चित रूप से सड़कों पे आए, तो निश्चित है कि समाजवादी सड़क पे होंगे और इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। मनोज जी, ये क्या वजह है कि जो सरकारी संसाधन है वह बेचे जा रहे हैं? इसका असली मकसद क्या समझ रहे हैं? इस देश का सबसे बड़ा अगर कुछ दुर्भाग्य आज के इस 6 साल के कार्यकाल में है, तो मेरे ख्याल से वो जो सरकार इस देश के तमाम उन संस्थानों को बेच रही है जो प्रॉफिट में है, जो सरकार को अर्न करके कमा के, जिसे कमाऊ पूत कहते हैं, उन सारे संसाधनों को बेच रही। इसके पीछे आरएसएस का बड़ा एजेंडा है और आरएसएस इस देश में कभी नहीं चाहता, वो कभी नहीं चाहता। और ये जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं, ये भी कतई नहीं चाहते हैं कि ये किसी भी तरीके से सरकारी संस्थाएं बची रहें। क्योंकि अगर संस्थाएं होंगी तो उनमें लोग काम करने वाले होंगे तो उसमें दलित भी होंगे, पिछड़े भी होंगे, अल्पसंख्यक भी होंगे। और आरएसएस की सीधी यही मानसिकता है कि इस देश में सिर्फ मनवाद चले। तो जो मनवाद को लागू करना है, इस वजह से उन संस्थानों को बेचा जा रहा है। इसके पीछे एक और सबसे बड़ा मंतव्य है इस पार्टी का, ये कंगाल लोग हैं, ये कभी भी ना तो दिल के अमीर रहे और ना पैसे के अमीर रहे। लेकिन चूंकि इनको जनता ने सत्ता दे दी है, इनके वादे कुछ और थे, काम कुछ और कर रहे हैं, तो ये इन संस्थानों को बेच के ये एक मुफ्त पैसा अपने पास बटोर के रखना चाहते हैं। चूंकि इन्हें पता है कि सरकार इनको मिल गई गलती से 10 साल की, लेकिन अब इन्हें फिर पुनः सरकार नहीं मिलनी है, इसलिए इन व्यवस्थाओं को खत्म कर रहे हैं। एक राजनीतिक वक्तव्य में और देना चाहूँगा भाजपा के परिप्रेक्ष्य में कि बीजेपी ये हमेशा कोशिश करेगी, जब सत्ता में आएगी, वो किस तरीके से इन अधिकारों को ख़त्म करेगी, ये इनका एजेंडा है। लेकिन ये थोड़ा सा मैं उस शब्द का इस्तेमाल करूँगा कि ये दोगले लोग हैं, ये कहते नहीं, ये करते हैं। तो ऐसी भारतीय राजनीति मेरे ख्याल से नहीं रही है, कभी नहीं रही। अच्छा मनोज, ये बताइए, आज लॉकडाउन का आप हवाला दे रहे हैं कि लॉकडाउन है, हम सड़कों पर नहीं उतर पा रहे हैं। लेटरल एंट्री अफसरों में कराई गई तब लॉकडाउन नहीं था। इसके साथ साथ जब ओबीसी कमीशन एक बनाया गया और यह भी कहा गया कि आरक्षण का बंटवारा किया जाएगा, तब लॉकडाउन नहीं था। इसके साथ ही साथ जब निजीकरण की बातें हुई और लगभग 36 रेलवे स्टेशन को नीलाम किया गया, तब लॉकडाउन नहीं था। आप लॉकडाउन का बहाना बनाकर कब तक बचेंगे? निश्चित तौर पे आपका आरोप भी ठीक है, हम आपके आरोप से सहमत हैं। लेकिन एक बात आप जान लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम पूरे देश की राजनीति का हवाला नहीं दे सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश है, मुख्य रूप से है। हमारी पार्टी देश के तमाम राज्यों में, लेकिन संगठनात्मक रूप से और सत्ता में जो हमारी भागीदारी है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम यूपी में ही सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। तमाम सारे राजनीतिक दल हैं, जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की में कांग्रेस हो या और भी दल हों,
वो एकजुट नहीं है इन मुद्दों, जो विपक्ष में हैं। बिल्कुल वो एकजुट नहीं है उन मुद्दों पे। और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी कभी भी पीछे नहीं रही है। आपके सवाल जायज़ हैं, आपकी बात जायज़ है। बड़े आंदोलन की जरूरत है, इसमें दो राय नहीं है। इस बात से मैं भी सहमत हूँ, हमारा नेतृत्व भी इस बात से सहमत है कि बड़े आंदोलन की जरूरत है। लेकिन आंदोलन हम किन के सामने करने जा रहे हैं? वो लोग जिनको ना आंदोलन का सम्मान है ना आंदोलनकारियों का सम्मान है, क्योंकि ये कभी आंदोलनकारी रहे ही नहीं। ये तो अगर जो भी जिस मुद्दे पे आप बात करेंगे उसके अगेंस्ट में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये आप उसको डर कह सकते हैं, आप उसको इस बात से कह सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों को डरा के और धमका के रखे जाने वाली बात है। क्या अगर कोई भी सामाजिक मुद्दा, कोई भी इस तरह का मुद्दा अगर कोई भी विपक्षी पार्टी लेके आती है तो वो क्या हासिल करते हैं उनका? हम फिर भी नहीं डरते हैं। लगातार हमारा नेतृत्व बातें कहता है। ये अगर डरते हैं पूरे देश में किसी से, आज मैं दावे से आपसे कह रहा हूँ, तो बिहार में जिससे डरते हैं ये सबको पता है, उत्तर प्रदेश में किससे डरते हैं ये सबको पता है। लेकिन ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त कर रहा हूं कि समाजवादी लोग अन्याय नहीं होने देंगे। जब भी मौका मिलेगा, जिस तरह से सब मौका मिलेगा, हमारा नेतृत्व, हमारी विचारधारा इस बात को पूरी तरीके से, वो फिर आरएसएस हो, बीजेपी हो या कोई भी दल हो, मैं कांग्रेस को भी उसी कैटेगरी में रखता हूं। समाजवादी समाज के उन लोगों के हक की लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो निश्चित तौर पे हम उसको सही करने का काम करेंगे। एक हमारा बड़ा प्रयास था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़े दिल के साथ गठबंधन किया, आप भी जानते हैं और दुनिया को पता है। 2 कदम पीछे भी आए, वो मायावती जी की बातों को माना उन्होंने और एक मजबूत स्तंभ बनाने की कोशिश की। लेकिन क्या किया गया? हम षड्यंत्र के तहत हमें चुनाव हराया गया। एक बात, हमने दलितों, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की बात की, आरक्षण की बात की, उन संवैधानिक संस्थाओं को बचाने की बात की, लेकिन प्रदेश से जिस तरह हमें विजय मिलनी चाहिए थी वो विजय हमें नहीं मिली। उसके बावजूद हम गठबंधन को बनाए रखना चाहते थे, लेकिन क्या किया गया? गठबंधन तोड़ लिया गया, हमें अकेला छोड़ दिया गया। इस बात से आप सहमति रखते हैं, प्रदेश की जनता सहमति रखती, बीएसपी के लोग भी सहमति रखते थे। इस वजह से आधी बसपा टूट के समाजवादी पार्टी में आती जा रही है। अगर उन्हें उन बसपा के आए हुए नेताओं को हम पे विश्वास ना होता, समाजवादियों पे, हमारे नेतृत्व पे विश्वास ना होता, तो वो मायावती जी की पार्टी छोड़ के यहाँ ना आते। तो हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले समय में भी लड़ते रहेंगे। भाजपा का जो निजीकरण है उत्तर प्रदेश में हम लागू नहीं होने देंगे। मनोज जी, ये बताइए कि जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके मायावती को आगे करके गठबंधन तोड़वा दिया था और मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया था। ठीक है, बात समझ में आती है। अब जब मायावती को मुख्यमंत्री भी नहीं बनना था, कोई बड़ा फायदा भी नहीं लेना था, तब भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके मायावती से गठबंधन तोड़वा दिया और मायावती को दूर कर दिया। क्या आप मानते हैं ऐसा किया गया है और क्यों किया गया? देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे मायावती जी को, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि उनके वक्तव्य को अगर आप विश्लेषण करेंगे, वो बार बार कहते थे कि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री होगा। मैं उनकी उस रेस में नहीं हूँ। मोदी जी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रहे थे, विपक्ष की बात थी तो उसमें निश्चित तौर पे नाम सिर्फ मायावती जी का था। और हमारे कई बड़े नेताओं ने, राम गोविंद चौधरी जी ने कहा, उनका बड़ा बयान था, बड़ी डिबेट्स हुई, और हरियाणा से भी इस बात को कहा गया समाजवादियों के द्वारा कि मायावती जी को प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए, बनना चाहिए। तो हमारी मंशा कहीं से गलत नहीं थी और हम कल भी गलत नहीं सोच रहे थे, आज भी गलत नहीं सोच रहे हैं। जब हमें मौका मिलेगा, इस सरकार के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ने की बात कही जाएगी तो ये सरकार लड़ना ही नहीं चाहती, आप इस तरह कह सकते हैं। वो लड़ना नहीं चाहती और ना वो बोलना चाहती और ना बोलने देना चाहती है। फिर भी हम कह रहे हैं, आप अपनी मीडिया के आर्काइव में देख सकते हैं जाके कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में आंदोलन किया है। मैं उस बात को पुनः रिपीट करूंगा कि समाजवादी समाजवाद का बड़ा आंदोलन कर सकते हैं और इससे बेहतर आंदोलन किया जा सकता है। उसकी शायद मेरे ख्याल से सभी को इंतज़ार है और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश में 2022 से पहले होगा। मनोज जी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा है, एक पत्रकार की हत्या को लेकर के जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि आप राजनीति में आ जाओ, तो आप किस रूप में इसे देखते हैं? देखिए, वो लगातार आपको पता है और मीडिया में भी तमाम खबरें आई कि जिस पत्रकार ने पत्रकारिता करने की कोशिश की, उस पत्रकार के खिलाफ एफआईआर करके उसको
दंडित करने का काम इस सरकार ने किया है। तो उनकी मंशा तो यही है कि आप पत्रकारिता अगर करना चाहते हो तो मत करो। आपको अगर राजनीति करनी है, राजनीति का मंशा यही है कि राजनीति पे आरोप लगाना बीजेपी के लिए आसान है। अगर मैं कोई बात कहता हूँ तो हमारे इतिहास पे चले जाते हैं और हमारे तमाम सारे सरकार के जो काम गलत हुए होंगे या जो हमारे घटनाएं घटित हुई होंगी उनका जिक्र करके वो काउंटर कर लेते हैं। तो केशव मौर्य की सिर्फ इतनी ही साजिश है। केशव मौर्य की बात करके मैं छोटी बात कह दूंगा, भाजपा की ये साजिश है कि पत्रकारिता खत्म हो जाए, आप विपक्ष बन जाओ, आप राजनेता बन जाओ, तो हमको आपको किसी भी तरीके से आपकी बात का जवाब देने में आसान होगा, क्योंकि पत्रकार तो निष्पक्ष होता है। तो मेरे ख्याल से जब प्रधानमंत्री नहीं पत्रकारिता को फेस कर पाते हैं, वो हीरो से इंटरव्यू दिलाते हैं, अपने चुनिंदा दलाल, मैं वो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ जो गोदी मीडिया के रूप में जाना जाता है, उन पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं। तो भाजपा के केशव मौर्य या बीजेपी के लीडर्स असली पत्रकारिता को नहीं फेस कर सकते। इसीलिए उनका वक्तव्य है कि वो कहीं ना कहीं आप राजनीति हो जाओ, आरोप प्रत्यारोप करके आपके सवालों को हम खारिज कर देंगे। मनोज जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए, मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और अपने विचार बहुत प्रमुखता से रखते हैं, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि लोहिया के विचारों की आज कितनी ज़रूरत है, सड़कों पर उतरने की ज़रूरत है, आंदोलन की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से जिस तरीके से गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की बहुत ही अनिवार्य आवश्यकता होती है, भले ही गाड़ी जो है दुरुस्त हो, ऐसे में यह ज़रूरत महसूस भी की जा रही है कि सदन को संचालित करने के लिए, संसद को संचालित करने के लिए, विधान सभाओं को संचालित करने के लिए मजबूत विपक्ष और मजबूत आंदोलन ही उसे ठीक तरीके से गाइड करता है। कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।